बादशाह गौस पाशा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। कल से हम देख रहे हैं कि कोरोना पे बात हो रही है, मैं आज उस पर फोकस करूंगी। उसके जो हेल्थ के कॉन्सिक्वेंसेस हैं और उसके जो असरात हैं पाकिस्तान पे, ये तो उस पर काफ़ी बहस भी हो चुकी, बात भी हो चुकी। ये भी नज़र आ रहा है कि हाँ ना और अनसर्टेनिटी ने क्या रंग दिखाए हैं और ये कितना बड़ा थ्रेट है। ये जो हालिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, इसने तो हम सबको बड़ा कंसर्न कर दिया है। हम सब परेशान हैं कि पता नहीं गवर्नमेंट भी परेशान है या नहीं है, जैसे बाकी 22 पाकिस्तानी परेशान है कि ये तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। लेकिन मेरा इस वक्त जो फोकस होगा जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, वो इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे होगा, इसलिए कि इसकी माशरती इम्पैक्ट पे अभी तक इस फोरम पे बात नहीं हुई है। मैं मोटी मोटी सी बात करूँगी। देखिए, ये कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की इकॉनमी मईशत पे असर पड़ा है। कुछ एस्टिमेट्स तो ये हैं कि 1000 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है ग्लोबली कोरोना की वजह से। और कुछ एस्टिमेट्स ये भी हैं कि दुनिया में जो एक्सपोर्ट 1/3 कम हो गई है इसकी वजह से। 1/3 जनाबी स्पीकर, जिससे जाहिर है जब इतना बड़ा इफेक्ट होगा और ग्लोबल मार्केट्स जो हैं वो भी 35% कम हो गई हैं, तो पाकिस्तान कैसे इससे गैर मुतासिर रह सकता है। पाकिस्तान के अपने एस्टिमेट्स जो हैं, अब मैं IMF और वर्ल्ड बैंक को कोट करूंगी, वरना अगर अपनी बात कहूंगी तो बात ये हो जाएगी कि पॉलिटिक्स हो रही है। IMF का कहना यह है कि GDP की ग्रोथ -1.5%, यानी हमारी मईशत जो है वो सुकड़ी है, बड़ी नहीं है, उसकी रफ्तार तेजी से बढ़ने की कम नहीं हुई है, मगर असल में सुकड़ी है, यानी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। और जो पिछले साल के ग्रोथ रेट था 1.9%, वो वैसे ही बहुत लो था। उस पर अगर आप ये देखें कि आखिरी क्वार्टर में एस्टिमेट्स ये बता रहे हैं, खुद गवर्नमेंट के भी इदारे, प्लानिंग कमीशन वगैरह ने ये बात कही है, -6% ग्रोथ रेट है। यानी इतना ज़्यादा अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी इकॉनमी, और अगर पूरे 2019-20 का जो एस्टिमेट है वो ये है कि असल में इम्पैक्ट जो है, अगर कोरोना का ज़्यादा फैल जाता है तो कंट्रैक्शन 2.2% तक हो सकती है। ये बहुत 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 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। मैं एम्फेसाइज नहीं कर सकती कि इसका असर 22 करोड़ पाकिस्तानियों पे क्या होने को है। अब सबसे पहले आप अगर देखें कि रोज़गार को क्या होगा, जब जाहिर है इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं चलेगी, रोज़गार कहाँ से मिलेगा लोगों को। एक एस्टिमेट के हिसाब से कोई 30 लाख पाकिस्तानी बेरोज़गार होने वाले हैं। एक एस्टिमेट से ये भी पता चल रहा है हमें, ये इंडिपेंडेंट एस्टिमेट से प्रॉपरली डन, मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रही हूँ ऑफ द कफ, ये 100 मिलियन पाकिस्तानी गुर्बत की नकीर से नीचे हैं। इस वजह से जो पिछले 2 साल में पेशरफ्त हुई है गुर्बत में और अनएम्प्लॉयमेंट में, 100 मिलियन पाकिस्तानीज आर बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी वो अपने 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं खा पा रहे। ये बहुत मेजर इफेक्ट है और हमें गवर्नमेंट को इस पे देखना पड़ेगा। साथ ही साथ ज़रा फाइनेंशियल आउटलुक और बताऊं, एक्सपोर्ट्स हमारी 15% कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं। रिमिटेंसेस जनाब स्पीकर, जो हमारी लाइफ लाइन होती है, यानी हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। अगर हमारी रिमिटेंसेस भी गिर गई तो आप समझिए हम अपने डॉलर कहाँ से लेकर आएंगे। एक एस्टिमेट के हिसाब से रिमिटेंसेस भी $5 बिलियन कम होने को हैं। डेट का, कर्ज़जात का हाल ये है कि इस साल के एस्टिमेट्स जो IMF खुद ही बता रहा है, वो तकरीबन कोई 85% हमारी डेट, हमारी इकॉनमी का हिस्सा है, डेट टू GDP रेशियो 85% तक बढ़ जाएगा। अब ऐसे में हुकूमत की जिम्मेदारी क्या होती है? ऐसे में हुकूमत ने ये इकोनॉमिक कोलैप्स को रोकना है। ऐसे में हुकूमत ने जो लोग हैं उनका मयार ज़िंदगी को कुछ दर्जे बेहतर बनाना है, ताकि वो अपने ख़ानदान को खुद 2 वक्त की रोटी खा सकें। ये गवर्नमेंट ने पैकेज लेकर आए हैं, दिस क्रेडिट गोज टू द गवर्नमेंट, कि एक उन्होंने एक इकोनॉमिक पैकेज इंट्रोड्यूस कराया है, जिसके तहत कुछ 6 स्कीम्स इंट्रोड्यूस कराई हैं। तो ये उसमें कुछ एहसास प्रोग्राम भी है, उसमें कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे, यानी जो बेरोज़गारी बढ़ी है इतनी तेज़ी से, उसका इफेक्ट भी है। आज मैं आपके सामने वो जो रिलीफ मेजर्स हैं उनके बारे में 2 सवाल उठाऊंगी
क्या ये जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट के लिए रिलीफ पैकेज गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, क्या ये एडिक्वेट है, क्या ये इफेक्टिव है, वाकई रिलीफ प्रोवाइड हो रहा है गवर्नमेंट के मेजर से या नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो किन को हो रहा है? क्या ये वो आम पाकिस्तानी हैं जिनकी हमें फिक्र होनी चाहिए, जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, जिनकी कोई पुरसाने हाल नहीं है? क्या ये इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज उन पर असर अंदाज हो रहा है और उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी ला रहा है या नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं जो आज मैं आपके सामने रेस करने वाली हूँ। अब मैं आपको बिल्कुल अनबायस्ड, कोई पॉलिटिक्स नहीं, सीधी सी बात करूँगी। देखिए, जो एहसास प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ने कहा हम 12 मिलियन लोगों को देंगे, उन्होंने बढ़ा दिया, ये एक अच्छा स्टेप था, बेशक इसमें कोई इतराज़ की बात नहीं है। वो कितना उसमें वो एडिक्वेट था, यानी 3,000 रुपये आप दे रहे माहाना 4 महीनों के लिए, वो इनफ तो बिल्कुल नहीं है, वो काफ़ी तो नहीं है उनकी मयारी ज़िंदगी करने के लिए, लेकिन कुछ उसमें कम से कम कुछ किया। तो अब इम्पॉर्टेंट बात यह है, उस प्रोग्राम में भी थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं जो मैं आपके सामने हाईलाइट करूँगी मुख्तसरन। एक तो ये है कि एहसास प्रोग्राम बड़ी देर से चल रहा है, उस सुस्त रफ्तारी से नहीं चलना चाहिए क्योंकि लोगों के खाने पीने का सवाल है, जितने सुस्त रफ्तारी से ये डिस्पर्स हो रहा है। दूसरा, कुछ एनालिसिस आप देखें तो रीजनल बायसेस नज़र आते हैं। KPK में जो टारगेटेड लोग हैं उसके 90% कवर हो गए, बलूचिस्तान में सिर्फ 36% कवर हुए हैं, सिंध में और पंजाब में से 53% कवर हुए। तो ये कुछ सवालिया निशान है, छोटे शहरों में गया है नहीं गया है, रूरल एरियाज़ में गया है, दही इलाकों में गया है या अर्बन एरियाज़ में गया है, ये सब चीज़ें उसके बारे में हमें देखने की ज़रूरत है। अलबत्ता दूसरी जो इम्पॉर्टेंट स्कीम है, मैं चाहूँगी कि ये इस पर मुझे जवाब दें गवर्नमेंट। जो दूसरी स्कीम जो गवर्नमेंट ने लेकर आई है जो इम्पॉर्टेंट है, और वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2 स्कीम्स इंट्रोड्यूस करी हैं। एक ये कि जो कर्जा जात हैं लोग बिजनेसेस के, क्योंकि उनको रिलीफ देना है, बुरा हाल है, वो ये नहीं हम चाहते कि वो अपने जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको निकाल दें नौकरियों से, मुलाजमीन को, तो उनको रिलीफ देना है और वो दिवालिया हो जाएं। उनको रिलीफ देने के मकसद से स्टेट बैंक ने 2 स्कीम्स लॉन्च की। एक तो स्टेट बैंक ने रीफाइनेंसिंग स्कीम लॉन्च करी है, रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम्स फॉर लोन्स, और ये जो दूसरी है डिफरमेंट ऑफ पेमेंट की स्कीम। ये अच्छी स्कीम्स होती अगर इसको अच्छी तरह डिज़ाइन करके इम्प्लीमेंट किया जाता। मैं थोड़ा आपको नंबर्स देती हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी इफ़ेक्टिव है स्कीम्स। आज का मैं नंबर देख रही हूँ, स्टेट बैंक खुद ये बता रहा है कि इस स्कीम से अभी तक 501 बिलियन का लोन, यानी जो कर्जाजात हैं 501 बिलियन के, वो या तो डिफ़र हो गए हैं या रीस्ट्रक्चर हो गए हैं। मगर डिप्टी स्पीकर साहब, मुल्क में तो इस वक्त 6,666 मिलियन का लोन था। ये जो रीस्ट्रक्चर हुई है तो सिर्फ और सिर्फ 8% है। तो 2 सवाल उठते हैं, क्या कोविड का कोई असर नहीं पड़ा बिजनेसेस पे? क्यों अवेल नहीं कर रहे हैं वो? एक तो सबसे पहले सवाल ये है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे हालात हों कि बिजनेसेस पे कोई फ़र्क ना पड़ा और बिजनेसेस इस पे इंटरेस्टेड ही ना हो, तो फिर क्यों नहीं अवेल हो रहा? क्यों इतनी सुस्त रफ्तारी से हुए जा रहा ये हो रहा है? दूसरा सवाल फिर इस पे ये आता है, कमर्शियल बैंक्स नहीं कर रहे। जो कमर्शियल बैंक्स है वो रीस्ट्रक्चर और मॉर्गेज की फाइनेंसिंग नहीं कर पा रहे, डिफरमेंट नहीं कर पा रहे उस तेज़ रफ्तारी से जितनी उनको करनी चाहिए। तो ये जो पूरा स्टेट बैंक की इफादियत थी इस प्रोग्राम की, वो हमें इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, इसलिए कि सिर्फ 8% इस वक्त तक लोग जो हैं वो रीस्ट्रक्चर हुए हैं। और स्टेट बैंक को चाहिए कि वो कमर्शियल बैंक से पूछे कि क्यों, जब एक स्कीम लॉन्च हुई और वो इस्तेमाल में नहीं आ रही, और वो इसलिए इस्तेमाल उसका फ़ायदा नहीं हो रहा कि कमर्शियल बैंक्स ने अपनी प्रॉफिट ले लिए हैं उसमें और वो अब इंटरेस्टेड नहीं है ये रिलीफ देने के लिए, तो रेगुलेटर को कुछ ना कुछ तो पूछना चाहिए ना। तो स्टेट बैंक क्या कर रहा है इस बारे में? दूसरी चीज़, एक और चीज़ जो मैं बताऊं, एक और अच्छी स्कीम थी, वो रीफाइनेंसिंग स्कीम वेजेस की थी।
कि ताकि लोगों को रिले ऑफ ना करें, रीफाइनेंस कर दिए जाएं। अब मैं बताऊं स्पीकर साहब, आज की स्टेटिस्टिक्स बता रही हूं जो कंप्यूटर पे देख के आ रही हूं। अभी तक सिर्फ 1 लाख से कम 927,000 लोग, यानी 10 लाख से कम लोग जो हैं उनके लिए ये रिलीफ प्रोवाइड किया गया है। 927,000 लोग। हमें पता है कि इस वक्त टोटल नॉन एग्रीकल्चर लेबर फोर्स कितनी है? तकरीबन 23 मिलियन। यानी फिर वही हुआ कि सिर्फ 5% लोगों के लिए ये स्कीम अवेल हुई है। फिर से सवाल या निशान ये होता, क्यों प्राइवेट सेक्टर जो है इंटरेस्टेड नहीं है ये स्कीम लाने के से फायदा उठाने के लिए? दो बातें वही हो जाती हैं कि कमर्शियल बैंक्स कोऑपरेट नहीं कर रहे। तो गवर्नमेंट अगर लाई है रिलीफ पैकेज तो कम से कम ये तो इंश्योर करे कि वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो और वो उससे कुछ फायदा हो। सिर्फ नंबर बनाना था मकसद कि हमने स्कीम अनाउंस कर दी और फायदा नहीं देना था। तो अगर देना था तो फिर ये इंश्योर करवाए ना कि लोग अवेल करें इसे। और सबसे बड़ी बात जो है इस मुतालिक डिप्टी स्पीकर, वो ये है कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पाकिस्तान में तकरीबन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हमारी एम्प्लॉयमेंट का तकरीबन 80 से 90% लोग जिसमें हैं, ये तो हमारी रीढ़ की हड्डी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उसको कुल क्रेडिट 6% मिलता है जो टोटल क्रेडिट दिया जाता है इस मुल्क में। तो आप अगर इस तरह की स्कीम से रिलीफ पहुंचाएंगे एसएमईज को तो क्या इफेक्टिव होगा? क्या एसएमईज उससे बेनिफिट कर पाएंगी? अब मैं अगर आपने स्कीम ये लाए हैं और एसएमईज इफेक्टिवली करने लगी हैं तो मैं आपसे स्टेट बैंक से एक सवाल पूछती हूँ, क्यों अप्रैल के महीने में टोटल लोन्स जो गए हैं उसमें 22 बिलियन लोन में कमी आई है? मोहतरमा स्पीच को आप इख्तिताम की तरफ ले जाएं। मैं अभी देखिए स्पीकर साहब, ये पहली दफा इस फोरम पे बात हो रही है 22 करोड़ लोगों के लिए इकोनॉमिक उनकी लाइवलीहुड्स की बात। मुझे थोड़ा सा टाइम आप दें। अब मेरी बात सुनिए आप, एसएमईज को कुछ फायदा नहीं हुआ ये स्टेट बैंक की स्कीम से। मुझे पूछना मैं ये चाहती हूँ गवर्नमेंट से, आन के डेमोन्स्ट्रेट करें कि कौन सी एसएमईज हैं, किस हद तक फायदा उठाया है उन्होंने इस स्कीम से जो गवर्नमेंट ने कोविड के लिए अनाउंस की है। मेरा आपको बॉटम लाइन या नंबर बताने का यह कोई फायदा नहीं हुआ, ये सिर्फ अनाउंस करके नंबर बन गए। इफेक्टिवली आप देखें तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा, ना स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को पड़ रहा, ना डेली वेजर्स को और कैजुअल वर्कर्स को कोई फर्क पड़ रहा है, ना छोटे बिजनेसेस को कोई फर्क पड़ रहा है। तो ये स्कीम्स हम किसके लिए लाए? वो कुछ सिलेक्टेड इंडस्ट्रियलिस्ट जो बड़े बड़े लोग हैं, क्या उसके लिए हम और आप बैठे हैं यहाँ पॉलिसी बनाने के लिए सिर्फ? तो ये तो एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं रेज कर रही हूँ आपके सामने, और मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जवाब दे इस बात का कि कोविड का जो पूरा आपका रिलीफ पैकेज है वो कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा पहुंचा रहा है और बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और हम यकीन कीजिए उनके लिए पॉलिसी बनाने यहाँ नहीं बैठे हैं। हमारा फिक्र वो डेली वेज वर्कर्स हैं जो 10 मिलियन है जिनको रोजी मुश्किल से मिल रही है। हमारा एसएमईज फोकस है जो उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। गवर्नमेंट की तरफ से मुझे इसका जवाब चाहिए एंड आई एम होपिंग मुझे इसका जवाब मिलेगा। अब मैं आपको ये बताऊं, अगला बजट आने को है। आज ही अखबार में मैंने पढ़ा कि नेशनल इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कल डिसीजंस दिए हैं। अब जरा मजाक देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है, ये जरा गौर से सुनिए कि हमारे साथ वाकई मजाक हो रहा है। कल प्राइम मिनिस्टर ने एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क अप्रूव किया है। वो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बेसिस पे बनेगा नया बजट जो आ रहा है कल। उसमें क्या बता रहा है? उसमें ये बताया जा रहा है हमें कि अगले साल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 2.1% होगी। जनाबे स्पीकर, जब आपकी इकोनॉमी सारी दुनिया के लिए नेगेटिव जा रही है, नेगेटिव, इंडस्ट्री बंद हो रही है, सारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन खत्म हो रही है, लोकस्ट का अटैक है, सारा एग्रीकल्चर खत्म हो रहा है, आप उस पे किस तरह किस बेसिस पे आप ये कह रहे हैं अगले साल पे 2.1% ग्रोथ रेट होगा? आप अपनी मुख्तसर करें जी, बहुत लंबी आपने स्पीच कर ली है। नहीं, मेरी बात मैं वाइंड अप कर रही हूँ, मैं वाइंड अप कर रही हूँ। मैं 2 सवाल रख रही हूँ इस वक्त गवर्नमेंट के सामने और मैं चाहती हूँ कोई मुझे जवाब दे। जब इस साल नेगेटिव ग्रोथ है,
जब हमें ये पता है कि अगले 2 क्वार्टर कोविड की वजह से मजीद लॉकडाउन है, तो ये किसकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है कि अगले साल 2.1 के बेसिस पे बजट बन रहा है, ग्रोथ रेट। ये बजट तो ऐसा है कि आपके मेले मजाक का बायस होगा, इसकी कोई बात नहीं ठीक होगी, इसलिए कि बस बजट जिन अजम्पशंस पे बन रहा है वो है ही रियलिस्टिक नहीं। तो आप हम कब तक दुनिया के इस तरह इस ऐवान में खड़े होके हम लोगों के आंखों पे धूल झोंकेंगे? ये बजट जो इस फ्रेमवर्क पे बन रहा है, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ एज अ प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट कि इसका टारगेट आप मीट ही नहीं कर सकेंगे। आपने इसके बेसिस पे ये निकाल लिया कि 5.1 ट्रिलियन आप मोबिलाइज करेंगे, आपने रिलीफ पैकेज उसके बेसिस पे बना दिया, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर उसके बेसिस पे बना दिया। भाई जो वो रियलाइज ही नहीं होगा पैसा, तो बाकी खर्चे कहां से होंगे? बजट पेश ही नहीं हुआ, जब पेश होगा तो आप उस पे बहस कीजिएगा। आपको इस टाइम हमने बहस का मौका दिया है कोविड पे और उस पे बजट की नहीं, नेशनल इकोनॉमिक, जनाब स्पीकर, नेशनल इकोनॉमिक अभी तक पेश ही नहीं हुआ। बजट जब होगा तो आप प्लीज उस पे बहस कीजिएगा। अभी आपको जो मौका दिया गया आप उस पे बहस करें। मैं उस पे कर रही हूँ, इसलिए कि आपने आज ही कल कैबिनेट ने नेशनल इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क अप्रूव किया है, उसकी बात कर रही हूँ जनाब स्पीकर। बिल्कुल रेलेवेंट है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मोहतरमा। मेरे ख्याल से ये मैं आपसे आखिरी में बात, एक सिर्फ बात, अगर हमने इस तरह गवर्नमेंट बजट और पॉलिसी मेकिंग को तमाशा बनाया कि जिस वक्त हम बना रहे हैं हमें पता है कि ये नहीं इम्प्लीमेंट होने वाला, ये सच नहीं है, तो क्या पॉलिसी होगी? क्या आप रिलीफ देंगे आम आदमी को? बहुत शुक्रिया, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। मोहतरमा किश्वर ज़हरा साहबा।